हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं योगेश जायसवाल आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं, रोमांटिक वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर लिखा हुआ है संसाधन का जो है डिवाइडेशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो पहले जो वीडियो चल चुके हैं जो उसके बारे में आप बिल्कुल वहां पे जाके देखिए। मैं एक बार फिर इसके वीडियो के नीचे आपको लिंक शेयर करवाऊंगा, तो उसमें लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो टाइम को मैं मद्देनजर रखते हुए फिर मैं वीडियो को अपने आगे बढ़ाता हूं। जो पहले वाले पार्ट है संसाधन के डिवाइडेशन जो है वो पहले वाले वीडियो जो दिए हुए हैं उसमें जाके आप देखिए बिल्कुल। और जो अगर आप वीडियो देखते हैं तो एंड तक जाकर देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा। और हमारे वीडियो को शेयर जरूर किया करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जरूर क्लिक किया करें आप। आगे बात समझ में। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। जैसे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन दिया हुआ है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम उत्पत्ति के आधार पर भी पढ़ चुके हैं और हम समापत्ति के आधार पर भी पढ़ चुके हैं। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं किस पर? स्वामित्व के आधार पर। देखिए स्वामित्व के आधार पर क्या होता है कि मतलब किसी का मतलब निजी है या समुदाय है, निजी है या समुदाय है, राष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय। हम चार प्रकार से संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, अंडरस्टूड है, वेरी गुड, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। ओके, स्वामित्व के आधार पर संसाधन लिखा हुआ है। उसमें पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। आगे बात समझे। व्यक्तिगत संसाधन या अपने समूह के हित में जो संसाधन होता है, जैसे कि मेरी खुद की भूमि है, ओके, मेरा भूखंड है तो मेरा क्या है? व्यक्तिगत संसाधन हो गया। मेरा खुद का घर बना हुआ है तो मेरा व्यक्तिगत संसाधन हो गया। ओके, अंडरस्टूड है। उसके बाद में देखिए पहला क्या दिया हुआ व्यक्तिगत संसाधन में, मैं आपके सामने रिवाइज करने वाला हूं। बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप बिल्कुल जो है अपना जो पेन है कॉपी है वो ले लीजिए और साथ के साथ उसको नोट डाउन करते जाइए। ओके, पहला दिया हुआ है निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में। मतलब क्या है? जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। आगे बात समझ में, यहाँ तक क्लियर चल रहा है मैटर आपका? वेरी नाइस। उसके बाद में देखिए गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी तथा कुछ लोग भूमिहीन भी होते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला है वो क्या है कि गांव जो होता है ना बेटा, गांव में कुछ लोग क्या होते हैं? भूमि के स्वामी होते हैं, जिनके पास भूमि होती है, और कुछ लोग क्या होते हैं? भूमिहीन भी होते हैं, ठीक है। और शहरों में बहुत लोग भूखंड जायदाद के मालिक होते हैं। और जबकि शहर में हम डिवाइडेशन देखते हैं, इसके अपोजिट बिल्कुल जाकर देखते हैं बेटा, तो शहर के अंदर क्या देखने को मिलता है? शहर के अंदर हमें क्या देखने को मिला? भूखंड और जायदाद के मालिक होते हैं लोग, तो वो उनके क्या होते हैं? व्यक्तिगत स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? किसानों कि सरकार द्वारा किसानों को क्या दी जाती है? जमीन दी जाती है। लेकिन जब वो जमीन देती है उसे, तो जमीन के बदले उसे लगान वसूल करती है। आगे बात समझ में क्या है कि किसानों को जमीन दी जाती है, लेकिन किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। उसके बदले में क्या वसूल करती है? वो उनसे लगान वसूल करती है। तो ये भी एक सरकार के हित में चला गया व्यक्तिगत संसाधन। ओके, अंडरस्टूड है। आगे देखिए, आगे बाद में देखिए कि उदाहरण क्या दिया हुआ है कि बाग है, चारागाह है, कुएं का जल। बाग, चारागाह, कुएं का जल। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना आपको? क्या है कि बाग है, चारागाह है और कुएं का जो जल होता है वो व्यक्तिगत संसाधनों के कुछ उदाहरण है। मैंने आपके सामने रिवाइज किया है, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और दिमाग को उधर कहीं पर दौड़ाइए मत। पहली चीज, दिमाग को दौड़ाइए मत, दिमाग को एक ही जगह रखिए, ठीक है। दूसरा संसाधन क्या दिया हुआ है? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये व्यक्तिगत पड़ा, मतलब एक पर्टिकुलरली एक व्यक्ति के पास होगा या किसी के एक जो है एक सरकार है उसके पास पर्टिकुलरली है। अब ये क्या है कि सभी में डिवाइडेशन है इसका, सभी इसका आगे क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं। कैसे कि समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। पहली चीज, समुदाय के सभी सदस्यों को क्या होंगे? उपलब्ध होंगे। चाहे कोई सा भी समुदाय हो, सभी व्यक्ति उसको उस संसाधन को आकर यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। इसके बाद में देखिए गांव के अंदर क्या होता है कि चारण भूमि, जो पशु को चराने लेके जाते हैं, सिंपल सी बात है, सभी को एक जगह चराने लेके जाते हैं, है ना। शमशान भूमि, उसमें सभी जो जिन व्यक्तियों की डेथ हो जाती है उनमें जाके शमशान भूमि है, अब उसे एक ही जगह पे लेकर जाते हैं। अब क्या हो गया? तालाब, तालाब में सभी क्या करते हैं? उसको आके एक जगह आके यूज करते हैं, अपने जो अपने आवश्यकता अनुसार उनमें से पानी लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है बेटा? एक सामुदायिक संसाधन के रूप में हमारे सामने साबित हो सकता है, ठीक है। नगरों के अंदर क्या बताया गया है कि सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक हो गया, खेल का मैदान, ये क्या होते हैं? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं। आगे बात समझ में। आगे मैं क्या देखता हूं? राष्ट्रीय संसाधन। किसी देश के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, देश की सीमा के अंदर, राजनीतिक सीमा के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाएंगे वो क्या होते हैं? वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। आगे बात समझ में। फिर भी मैंने लिखा है कि देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन, कोई देश है, किसी देश में अगर सारे संसाधन पाए जाएंगे तो वो कौन से संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, माय डियर। ओके, उसके बाद में क्या लिखा है? सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों सॉरी यहाँ पे खेतों आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे खेतों में बनी होती है,
क्या होता है कि जो आपके जो सड़कें बनी है वर्तमान समय में या पहले के समय में जो आपकी सड़कें बनी है, रेल लाइनें जो बनी हुई है आपके, उसके बाद जो नहरें बनी हुई है, तो सिंपल सी बात है ना बेटा, वो पहले जमीन पे तो बनी, हवा पे तो बनी नहीं है, जमीन पे बनी हुई है। और जिस जमीन पर बनी हुई है पहले वो किसी ना किसी का संसाधन रहा होगा। सिंपल सी बात है ना, पहले किसी ना किसी का संसाधन है। तो सिंपल सी चीज है कि क्या है, सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों पर ही बनी होती है। आगे बात समझ में। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सरकार को इसका कानूनी अधिकार है। मतलब ये जो मैंने सेकंड टॉपिक बनाया है, इसी में से थर्ड टॉपिक क्या निकल के आ रहा है, सरकार को इसका कानूनी अधिकार है कि व्यक्तिगत संसाधन को आम जनता में अधिकृत कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि अगर वो किसी के एरिया पर वो बना रही है, मतलब कि जैसे कोई जमीन है, जमीन पर उसने सड़क बनाई, तो गवर्नमेंट को ये कानूनी अधिकार है कि वो जो उसने सड़क बनाई है वो आम जनता में क्या कर सकती है, उसको यूज करने के लिए उसमें दे सकती है। आगे बात समझ में। तो इस चीज को आप नोटिस करके रखेंगे। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीवन राजनीतिक सीमा के अंदर, सारी भूमि तथा 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन कौन से होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। क्या बताना चाह रहा है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि सारे खनिज पदार्थ, जितने भी खनिज पदार्थ है, सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, ठीक है, वाटर रिसोर्स है ना, वन है, वन्य जीवन है, और राजनीतिक सीमा के अंदर पाए जाने वाले, ये सभी कहां पर है भैया, राजनीतिक सीमा के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या बता रहा है कि और सारी भूमि है, ठीक है, उसके अलावा कि 12 समुद्री मील राजनीतिक सीमा से क्या है, 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र के अंदर जितने भी जो संसाधन पाए जाएंगे वो क्या होते हैं बेटा, वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। समझ में आ रहा है ना, वेरी नाइस। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन मतलब स्वामित्व के आधार पर चल रहा है ना बेटा। पहली चीज स्वामित्व के आधार पर चल रहा है कि व्यक्तिगत हो गया, सामुदायिक हो गया, राष्ट्रीय हो गया और अंतरराष्ट्रीय हो गया। चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है कि तट रेखा से मैं क्या करूं, 200 समुद्री मील दूर चले जाऊं। 200 समुद्री मील दूर जाने के बाद में जो समुद्री क्षेत्र है और समुद्री क्षेत्र में जो संसाधन पाए जाते हैं वो अंतरराष्ट्रीय संसाधनों के अंदर गिने जाते हैं। और ये जो संसाधन है बेटा, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ये मोस्ट चीज है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कि तट रेखा से 200 समुद्री मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का कोई अधिकार नहीं होता है। इसमें किसी देश का कोई अधिकार नहीं होता, ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और जय क्या लिखा हुआ है, कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्था संसाधनों को नियंत्रित करती है, जैसे कि जमीन और समुद्री क्षेत्र। जमीन और समुद्री जो क्षेत्र होता है वो अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनकी परमिशन के बिना वहां पर हम संसाधन को या फिर कोई भी रिसोर्स है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अब भाई 200 मील की दूरी, जैसे कि बेटा ये जैसे मेरा क्या है, ये मेरा भारत है, के नीचे वाला एरिया है। अब ये मेरा तट रेखा है, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पे चले जाऊं मैं, 200 समुद्री मील की क्या चले जाऊं, दूरी पर चले जाऊं ना। और यहाँ पर जाके समुद्र के अंदर जो अंदर मेरे को जो भी चीजें मिलेगी, जो भी कोई भी रिसोर्स मिलेगा वो किसके अंदर आता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है वो एक तरह का, ये याद रखना, वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आप मोस्टली तरीके से याद रखेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और कि भारत के पास क्या है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है। समुद्री मील से दूर जो है अपवर्जक आर्थिक जो क्षेत्र है, वहां पे हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का किसको अधिकार है, भारत को अधिकार है। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि भारत के पास अपवर्जक तट रेखा से दूर अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों को प्राप्त करने का क्या होता है, अधिकार है। इस चीज के बारे में आप याद रखेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक है, वेरी नाइस। विकास के स्तर के आधार पर, यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर था, यहाँ पर विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर कैसे बांटा गया है, एक संभावी और विकसित। इसके बारे में मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं आपको कि संभावी और विकसित संसाधन क्या होते हैं। जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है वो संभावी, जिनकी मात्रा ज्ञात होती है वो विकसित होते हैं। संभावी जिनका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है, और जो विकसित है उनका प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसका क्या करना है, प्रयोग किया जा चुका है। जैसे कि पवने हैं, पवने आज के टाइम पे विकसित संसाधन है, लेकिन आज से 200 वर्ष पूर्व क्या थी, भैया संभावी संसाधन था। आगे बात समझ में, ठीक है। भंडार, इसका ये दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट है भंडार, किसके आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। तीसरा पार्ट क्या है, भंडार है। अब इसको मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जिनकी मानव को आवश्यकता होती है, मतलब मानव वह है जो अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिन पदार्थों से, ठीक है। पर्यावरण में उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जिनसे मानव क्या करे, अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ठीक है।
आवश्यकता होती है, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। लेकिन जब प्रौद्योगिकी का अभाव होता है, टेक्नोलॉजी का अभाव होता है, तकनीक का अभाव होता है, तो उसकी पहुंच से बाहर हो जाती है। क्या? पर्यावरण में उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जिनका मानव क्या करता है, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग करता है, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में क्या होता है, वो उसकी पहुंच से बाहर हो जाती है। जैसे कि H2O किसका सूत्र है? ये जल का सूत्र आ गया आपका H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है कि ऊर्जा का घटक है, लेकिन तकनीकी पूर्ण रूप से हमारे पास प्राप्त नहीं है, इसलिए इसे ऊर्जा के घटक के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। आगे बात समझ में? तो ये भंडार के तौर पर रखा जाता है, ये विषय भंडार कहते हैं। ठीक है। संचित कोश क्या है? भंडार का ही हिस्सा होता है। संचित कोश क्या है? भंडार का ही हिस्सा होता है माय डियर। संचित कोश क्या है? भंडार का ही हिस्सा होता है। दूसरा, तकनीकी ज्ञान से उपयोग में ला सकते हैं, और ये तो भंडार का जो हिस्सा है संचित कोश, है ना। और दूसरा, तकनीकी ज्ञान। अगर हमारे पास तकनीकी ज्ञान कौशल अच्छा होगा ना बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे पूर्ण रूप से उपयोग में ला सकते हैं। तीसरा क्या बता रहा है? परंतु उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक इनका पूर्ण रूप से प्रयोग करना भी प्रारंभ नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास उपलब्ध होगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका बहुत पूर्ण तरीके से इसको उपयोग में ला सकते हैं। चौथा क्या है? भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति में कर सकते हैं, और इसको हम संचित कोश में इसलिए रख रखा है, भंडार का तरीका है भैया, हमने प्लांट्स वगैरह रखे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए उनको लाभ पहुंचाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी भविष्य के लिए इसको प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि जल विद्युत हो गया, नदी के पानी से प्राप्त किया, नदी का जो पानी उसे जल विद्युत अपन उत्पन्न करते हैं, लेकिन अभी इसका क्या किया, सीमित मात्रा में ही उपयोग किया जा रहा है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी और धीरे धीरे विकसित होती गई तो हम और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। किसके माध्यम से? नदी पानी के माध्यम से। आगे बात समझ में? अभी क्या है कि मैं हट रहा हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ओके, वो स्क्रीनशॉट लेके आप क्या कर सकते हो, अपने जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर सकते हो। उसके आगे का जो मैटर है वो मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे का मैटर आप सिंपल तरीके से याद रखें। ठीक है, आगे क्या है? संसाधनों का विकास। ठीक है, जो संसाधन है उनका विकास किस तरह से होता है उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि संसाधनों का विकास किस किस तरह से होता है, उसके बारे में कौन कौन सी और भी चीजें हैं वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि संसाधन प्रकृति की देन है। पहली चीज क्या है कि भैया संसाधन क्या है, प्रकृति की देन है। ये आपको मोस्टली तरीके से याद रखना है। मैं पिछले वाले वीडियो में बार बार इसको रिवाइज कर चुका हूं कि संसाधन जो होता है बेटा वो क्या होता है, प्रकृति की देन होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि कोई भी संसाधन डायरेक्टली प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहा है, उसका फिर हम क्या करते हैं, उसका प्रौद्योगिकी उसमें यूज करते हैं, संस्थाएं उसमें यूज होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ग्राफ बना के, त्रिभुज का ग्राफ बनाकर मैंने आपको बताया था, बीच में मानव था, ऊपर प्रकृति, प्रौद्योगिकी प्लस संस्थाएं, तो तीनों से क्या करता है मानव, क्या है, संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने के बाद ही क्या होता है, क्रियात्मक संबंध स्थापित करने के बाद ही संसाधन का विकास हो पाता है। ठीक है, तो संसाधन क्या होता है भैया, पहली चीज प्रकृति की देन होता है। फिर क्या होता है कि संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सिंपल सी बात है मेरे बेटा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि संसाधन जिस प्रकार मनुष्य जीवन यापन के लिए। ठीक है, आप पानी डेली पीते हो, खाना आप डेली खाते हो, तो मनुष्य के जीवन यापन के लिए तो आवश्यक है ही है। कपड़े आपको डेली पहनना है, आपको ऊर्जा भी चाहिए। ठीक है, प्लस लाइट भी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें संसाधन की डेली आवश्यकता होती है। उसके साथ में जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी ये सारी चीजें क्या है, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी तो जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए दोनों के लिए क्या आवश्यक है, हमारे क्या है, संसाधन आवश्यक है। एक तो क्या है, मनुष्य के जीवन यापन के लिए, और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट मैंने आपको एक साथ समझाया है, उसके बारे में आप क्या है नोट डाउन कर लेंगे। परंतु इनका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। परंतु क्या हो रहा है, इनका अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, मतलब बेहिसाब तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। मतलब जितना चाहिए उतना, उसमें तो हम संतुष्ट नहीं, हमें उसके बदले और चाहिए। ये वाली चीज हमारे सामने आती जा रही है। जैसे हमें एक बिस्किट खाया, एक बिस्किट खाने के बाद में फिर क्या होता है, नहीं भैया दूसरा बिस्किट भी चाहिए। सिंपल सी बात है ना, एक बिस्किट में क्या हम खुश नहीं है। तो वही वाली चीज है कि भैया जो संसाधन है, तो जो हमें संसाधन मिल रहे हैं, जितना हमें आवश्यकता है उतना तो हम यूज नहीं कर रहे, मतलब उससे भी ज्यादा हम क्या करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, आज 5 रुपए में हमारा काम निमट जाएगा, नहीं, लेकिन हमको तो 50 रुपए की चीज खानी है। सिंपल सी बात है ना, ये तो क्या हो गया, एक तरीके से लालच हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, अंधाधुंध उपयोग से क्या हो जाएगा, संसाधन को तो विनाश हो जाएगा ना। तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हो जाएगा, मैं बेटा उसमें फिर तो नहीं है पार। आगे बात समझ में? अब क्या है, समस्या आ रहा है। समस्याओं के बारे में देखो क्या समझते हैं हम कि
कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का हास, और मैंने जैसे कि आपके सामने डिस्कस किया कि कुछ व्यक्ति क्या कर रहे हैं, लालच व संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या होता जा रहा है, जिससे संसाधनों का हास यानी उसमें धीरे धीरे कमी होती जा रही है। जैसे कि आजकल पेट्रोल डीजल है वगैरह, मात्र 50-60 वर्ष तक का ही क्या रह गया, इसमें भंडार रह गया, उसके बाद भी समाप्ति पे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा था कि संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथों में आ गया, और कुछ लोगों के हाथों में आने से क्या हो गया, वो दो वर्गों में डिवाइडेशन हो गया। दो वर्गों में डिवाइडेशन का सेंस क्या मतलब मैं बता रहा हूं आपको, कि एक तो संसाधन संपन्न हो गया, संसाधन विहीन हो गया। जिसके पास पैसा है वो क्या ले लेता है, संसाधन अच्छे से खरीद लेगा, और जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या ले, संसाधन सही से खरीद नहीं पाता है। तो ये तो गरीब और अमीरी में बंटवारा हो गया, और गरीब अमीरी में बंटवारा मतलब क्या हो गया भैया, सामाजिक गतिशीलता जो होती है, सामाजिक संबंध जो होता है समाज के अंदर, उसमें गहराई आती जा रही है, लोग एक दूसरे से रूठते जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे से रूठ गए भैया, आपसे नहीं रूठेगी, पहले चीज लड़कियों के मामले में तो पढ़ो ही मत तुम। ठीक है, तीसरा क्या है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति का संकट क्या हो गया है, पैदा हो गया है। वैश्विक परिस्थिति का संकट पैदा हो गया। वैश्विक यानी हमारे जो पृथ्वी है उस पर कई सारी समस्याएं ऐसी उत्पन्न हो गई है, अगर उसको बढ़ावा मिलता रहा तो किसी ना किसी दिन क्या होगा, ये बहुत भयंकर रूप धारण कर लेगी भैया, विस्फोट हो जाएगा एक तरह का, ये मान लो आप। ठीक है, जैसे भूमंडलीय तापन हो गया। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है उस पर क्या है, कई प्रकार की गैसों का सांद्रण बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ये कई प्रकार की गैसों का सांद्रण बढ़ जाता है तो वायुमंडलीय तापन में वृद्धि हो जाती है, और वायुमंडलीय तापन में वृद्धि हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग का रूप ले लेती है, मतलब भूमंडलीय तापन का रूप ले लेती है। ठीक है, जिसका परिणाम क्या निकलता है बेटा, जिसका परिणाम ये निकलेगा कि क्या हो जाएगा, जब मौसम चाहेगा तब बदलने लग जाएगा, अल्पवृष्टि हो जाएगी, अतिवृष्टि हो जाएगी, बाढ़ हो जाएगा, सूखा, अकाल, ये वाली चीजें, और उसके साथ में ग्रीन हाउस गैसें जो होती है वो उसका और साथ दे देती है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, फेवन हो गया, ये सारी चीजें, मीथेन हो गया। ठीक है, तो ये वाली चीजें है ना, तो इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। उसके बाद ओजोन परत तय होगा, अगर वो ग्रीन हाउस गैस है धीरे धीरे उनका क्या है, सांद्रण बढ़ता जाएगा, सिंपल सी बात है, CO2 का सांद्रण धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो ओजोन परत है हमारी उसमें छेद होना शुरू होगा, और छेद होना शुरू हुआ तो सूर्य की जो पैरामैग्नेटिक किरणें वो डायरेक्टली कहां पे एंटर मारेगी, हमारी पृथ्वी पर एंटर मारेगी, और आप जानते हो कि सूरज की जो पैरामैग्नेटिक किरणें होती है वो क्या होती है, विनाशकारी होती है। इसलिए भूमंडलीय तापन और ओजोन परत अवशेष का यहाँ पे पॉइंट नोटेड किया गया है। ठीक है, उसमें क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, धीरे धीरे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, कल कारखानों से क्या निकलता जा रहा है, धीरे धीरे धुआं निकलता जा रहा है, सिंपल सी बात है। आप कभी भी रास्ते में परिवहन आप देखते हो, ठीक है, बसों में देखते हो, गाड़ियों में देखते हो, पीछे से धुआं लाजवाब तरीके से छोड़ते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि भैया पर्यावरण प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है, कैसे हो रहा है भूमि निम्नीकरण, खनन करने पे करते जा रहे हैं। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है तो क्या बताओगे, सोचो, देखें एक बार, अगर मैं आपसे पूछूं कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है तो क्या बताना है आपको, प्राथमिक या तृतीयक, सिंपल सी चीज, नहीं पता आंसर, या पता है कुछ बच्चों को। ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण के अंदर अगर मैं खनन को मैं उसमें ऐड करता हूं, ठीक है, क्योंकि खनन करते जाएंगे तो सिंपल सी चीज है ना, वो हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर आता है। आगे बात समझ में, वो हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर आता है। ठीक है, जलाक्रांता की समस्या बढ़ जाती है। जलाक्रांता का सेंस का मतलब क्या होता है, सिंचाई के लिए अधिक से अधिक हम जल का यूज कर लेते हैं, फिर जमीन है उसमें पानी भरा हुआ रहता है, और जमीन में पानी भरा हुआ रहेगा तो मृदा की लवणीय क्षारीयता उसमें क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, जिससे मृदा की उर्वरता वो घट जाएगी, भूमि का बंजर बनने का डर हो जाएगा। आगे बात समझ में, अति पशुचारण है। अति पशुचारण सेंस का मतलब है कि पशु को चराने लेके गए हम, ठीक है, फिर उनके खुरों से क्या होगा, उनके खुरों से मृदा उखड़ेगी वहां से, और फिर वहां पर अगर तेज वर्षा हुई तो वो क्या होगा, मृदा का कटाव होना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, भूमि का निम्नीकरण कहीं ना कहीं तो हो ही रहा है। इसलिए क्या भूमि निम्नीकरण को भी कायम में रखा गया, संसाधनों की समस्याओं के अंदर रखा गया। मैं उम्मीद करता हूं यहाँ तक को बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अगर इनका दोहन जारी रहता है मैं बेटा, अगर इनका दोहन जारी रहा तो पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, ये भी आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, मानव जीवन की गुणवत्ता, विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों में न्यायसंगत बंटवारा जरूरी हो गया। क्या हो गया कि मानव की जीवन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हमें क्या जरूरी हो गया है कि हमें संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा कर देना चाहिए। हर जगह संसाधन अलग अलग असमान मात्रा में बटे हुए हैं, ये आप भी जानते हैं। सतत पोषणीय विकास, इसको मैं बहुत ही शानदार तरीके से पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो उसमें पहले भी आप जाके देख लीजिए एक बार, उसका भी लिंक मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो पहले वाली वीडियो को आप मोस्टली तरीके से देख लेना, क्योंकि वो भी आपके लिए जरूरी हो सकती है। फिर भी क्या है कि हम हमारे जो संसाधन है जितना हमें जरूरी है उतना ही प्रयोग करें। ठीक है, और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या रखें, उसे बचा करें, वो सतत पोषणीय विकास के अंदर आ जाता है। पहले वाला वीडियो आप मोस्टली तरीके से देख लें। ठीक है, रियो डी जेनेरो, इसके बाद में क्या बताना चाह रहा हूं कि एक पृथ्वी सम्मेलन है रियो डी जेनेरो ब्राजील के शहर में हुआ था, और 100 से अधिक जो देश है उसमें
मतलब क्या लिया था, पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने भाग लिया था उसमें, ठीक है। 1992 के अंदर हुआ था, ये आपको याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वहां पे आयोजित किया गया था, ठीक है। और उसके अंदर किस मुद्दों को रखा गया कि पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों, पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाता है, इस मुद्दे को रखा गया। साथ ही सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने का उसमें प्रयास किया गया, ठीक है। उसके बाद में क्या बता रहे हैं कि उसमें क्या होता है कि फिर नेता जो होते हैं, जो काफी सारे जो राष्ट्र आए थे, उनके जो नेता थे, जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। वो घोषणा पत्र के हस्ताक्षर में मुख्य बिंदु किसको रखा गया, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन को रखा गया और जैविक विविधता को रखा गया। अब भैया जैविक विविधता क्या है कि ये एक तरह की जैव विविधता हो गई भाई, ठीक है। पृथ्वी पर क्या करते हैं, अलग अलग तरह के प्राणी प्रजातियां पाई जाती है, सभी का क्या है, प्राकृतिक आवास अलग अलग होता है। वो किसके अंदर आता है, जैविक विविधता के अंदर। विविधता नहीं, अलग अलग, और जैविक आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। अब इसमें सहमति जताई गई, किस पर सहमति जताई गई कि भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर क्या जताई गई भैया, सहमति जताई गई है, ठीक है। इस चीज पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से याद रखना है कि हमारे जो सामने रियो डी जेनेरो था, ये एक्चुअली है क्या, जो है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है, वो है क्या एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैं आपके सामने एक नोट डाउन यहाँ पे करके बता रहा हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस है ना 5 जून को मनाया जाता है। प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये आपको मोस्ट तरीके से याद रखना है, आगे बहुत काम आएगा आपके ये। उसी के साथ में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। ये आगे बात समझ में, ओनली 22 अप्रैल 22 मई, आगे बात समझ में यहां तक। अब क्या किया गया, इसके बाद जो आपके रियो डी जेनेरो में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसमें सतत पोषणीय विकास के लिए एक क्या किया गया, एजेंडा 21 तैयार किया गया। अब एजेंडा 21 क्या है भैया, देख लेते हैं। इसमें एजेंडा 21 एक तरह का घोषणा पत्र है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में क्या है कि 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी यूएनसीईडी के तत्वाधान के अंदर इसको क्या गई, सहमति जताई गई, इसमें मान्यता दी गई। किसको लेकर, ये जो वैश्विक मुद्दे हैं इन पे क्या गई, इन पे इसके बारे में चर्चा की गई। इसका उद्देश्य क्या था, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था, मतलब जैसे भी हो सके हमको क्या करना है, जो संसाधनों का दोहन होना है उसको धीरे धीरे बचाए। जो हानिकारक गैसें हैं, जैसे एयर कंडीशनर हो गया है, जो मैंने आपके सीएफसी बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, इनके माध्यम से जो गैसें निकलती है धीरे धीरे उसका कम से कम साधन किया जाए। क्योंकि आप जानते हो इंडिया के अंदर क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सिंपल सी बात है, हम CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 ले लेते हैं। तो पेड़ तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ गई तो CO2 का तो सांद्रण बढ़ गया ना, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन का वहां पे सांद्रण कम हो गया, सिंपल सी बात है। तो ऑक्सीजन CO2 का सांद्रण ज्यादा हो गया, तो सिंपल सी बात है, वैश्विक जो परिस्थिति उत्पन्न होना बिल्कुल क्या हो गया, हमारे सामने पॉसिबल हो गया, ठीक है। प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना एजेंडा 21 तैयार करे। इसका एक दूसरा उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय, प्रत्येक जो क्षेत्र है वो अपना क्या कर ले, एजेंडा 21 तैयार कर ले कि उसको, उसका जो वैश्विक परिस्थिति, उसके एरिया में जो वैश्विक परिस्थिति उसको कंट्रोल कैसे करना है उसे, ठीक है। ये एक तरीके को एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य क्या है, समान हितों, आवश्यकता और जिम्मेदारियों के अनुसार, समान हितों, आवश्यकता और जिम्मेदारी के अनुसार सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, और सहयोग के द्वारा क्या करना है, पर्यावरणीय क्षति, गरीबी रोगों को क्या करना है, समाप्त करना है, गरीबी रोगों को समाप्त करना है। आगे बढ़ाओ आपको समझ में, ठीक है। ये जो चैप्टर है यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके आने वाले जो टॉपिक्स है, जैसे संसाधन नियोजन हो गया, मृदाओं का वर्गीकरण वगैरह, इसको आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। जब तक क्या है कि आप इसको जो मैटर है, इस पूरे मैटर को क्या कर ले, आप क्लियर कर ले। आगे बात समझ में। इसके साथ ही मैं योगेश जायसवाल आज आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।